स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर तीसरा सेट है ना, 2 सेट हो गया है, तीसरा सेट आज देखेंगे। अगर देखना चाहते हो बाकी सेट तो प्ले लिस्ट बना हुआ है 10 क्लास मॉडल पेपर करके, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा सेट देख रहे हैं। और साइंस का 2 सेट हुआ है, ठीक है, और ये तीसरा सेट मैथ का और सोशल साइंस का भी 1 सेट आज दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, ये पहला नंबर में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का। ठीक है, तो उसके लिए बस साधारण सा अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 7 14, 1 जाएगा 16 होगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 का 3, 3 3 9 और 13 का 13। तो इसका हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा नंबर में है 96 और 404। 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया हुआ है 4, तो इसका LCM निकालना है। ठीक है, जब भी 2 संख्या दिया हुआ रहे और दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ रहे और LCM निकालना हो तो एक फार्मूला बताए हैं। फार्मूला होता है HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुना कर देना है दोनों संख्याओं को। तो HCF देखिए कितना दिया हुआ 4 गुना LCM है कुछ हो नहीं तो कुछ होने देंगे, LCM को उतार देना है, जैसा LCM लिख देंगे, काहे कि LCM निकालना है। और दोनों संख्या गुणनफल यानी कि 96 एक हो गया और एगो संख्या हो गया 404, इसका गुना। अब ये 4 गुना में है, उसको कर देंगे उधर बॉर्डर के पार। क्यों? क्योंकि हमको LCM निकालना है, तो LCM अकेले रहना चाहिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है, हटावेंगे इसको। गुना में है, भाग में चल जाएगा, तो ये रहा भाग में 4 कट रहा है। देखिए 4 का 4, 4 0 0, 4 का 4, तो बच गया क्या 96 गुना 101, गुना कर देंगे 96 का 96, 96 का 96, 96 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, ठीक है, कैसा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक किस रूप का पूर्णांक नहीं होता है वो बताना है। ठीक है, विषम पूर्णांक नहीं होता है। पहला ऑप्शन है 6q + 1, लास्ट वाला देखना है, लास्ट में 1 है तो विषम संख्या है, तो ऐसा हो सकता है विषम पूर्णांक 6q + 1 के रूप में। दूसरा ऑप्शन है 6q + 2, तो ये देखिए 2 क्या है? सम संख्या है, यानी ये सम पूर्णांक हो गया। विषम पूर्णांक के रूप में कौन नहीं रह सकता वो बताना है। तो 6q + 2 नहीं हो सकता विषम पूर्णांक, क्योंकि इसका जो संख्या लास्ट में 2 जो है वो सम संख्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब में एक ठो में 3 है, एक ठो में 5 है, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या कौन नहीं होगा कहा था, तो 2 विषम संख्या नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, x² - 5x + 6 के शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का तरीका क्या बताएं? पहला लास्ट को गुना कर देना है, अगर द्विघात का शून्यक निकालना है तो द्विघात बहुपद है, पहला लास्ट को गुना करेंगे तो 6x²। इसको 2 भाग में तोड़ देना है, 2 भाग में तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, और स्क्वायर है x का तो दोनों में x लगेगा। ठीक है, तोड़ देना है इसको रफ में, है ना। और फिर क्या करना है, ये दोनों को जोड़ने से या घटाने से ये वाला आना चाहिए बीच वाला, तो बीच में 5 है, तो क्या आएगा देखिए, तो जोड़ने से 5 आएगा, लेकिन -5 लाना है, तो जोड़ने से तब +5 आएगा, 5x। माइनस तो नहीं आएगा, माइनस कब आएगा? जब एक ठो माइनस दोनों में माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो जोड़ेंगे 3 2 5, और चूंकि दोनों में माइनस का साइन इसलिए माइनस लगेगा। तो ये बीच वाला सेम टू सेम आ जाना चाहिए, जिससे आ जाएगा इससे आया, तो इसी का काम है। ठीक है, क्या काम है? तो पहला जो है उसको तो उतार देते हैं, बीच में यहाँ वाला को उठा के यहाँ रख देना है, और लास्ट में भी जो है उसको उतार देना है। अब कॉमन निकाल देना है 2 को से। x दिख रहा है, दोनों में निकल गया, x² था तो एगो x बचेगा, माइनस यहाँ से x निकला 2 बच गया। इसी को फिर लिख दीजिए यहाँ पे, और थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा, यहाँ मिला के ऊपर से मिला करके यहाँ भरना है। तो ऊपर में 3x है, यहाँ x है खाली, तो 3 लग जाएगा, 3 और x 3x हो गया, लेकिन माइनस में है तो माइनस लगेगा, तब माइनस प्लस माइनस होगा। ये वाला भी आना चाहिए था, 3 2 6, ये भी आ रहा है, माइनस प्लस ये भी आ रहा है। ठीक है, तो x -2 हो गया एक ठो, और x -3,
अच्छा शून्यक निकालना है तो अभी तो गुणनखंड खाली हुआ है, शून्यक में क्या होता है बराबर जीरो, तो बराबर जीरो कर देंगे तो x माइनस टू बराबर जीरो एक बार होगा और एक बार x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो x बराबर माइनस उधर जाके प्लस टू, x बराबर तीन उधर जाके प्लस तीन, तो 2 और 3 हो जाएगा इसका शून्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। 6 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है। शून्यक देखिए क्वेश्चन देखिए, शून्यक इसका जो है बराबर बोला है, बराबर किंतु विपरीत। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा। विपरीत हो तो ए का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ये जो है बहुपद है इसका शून्यक बराबर है लेकिन उल्टा विपरीत माने एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा ताकि इसका जो शून्यक आवे वो बराबर लेकिन विपरीत यानी माइनस में एक ठो प्लस में, ऐसा आएगा। ठीक है, तो शून्यक क्या होता है देखिए, अगर ये समीकरण रहता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यक होता है अल्फा प्लस बीटा। एगो अल्फा शून्यक जो होता है शून्यक वो क्या होता है अल्फा और बीटा मानते हैं उसको, एक ठो को अल्फा एक ठो को बीटा, और अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है, और अल्फा बीटा गुना करते हैं तो सी बाई ए आता है। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है, ये फार्मूला यार पता होगा इतना सा। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है तो अल्फा और बीटा इसमें शून्यक निकलता है, जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में 2 शून्यक निकला था, 2 और 3, तो वही एक ठो को अल्फा कहते हैं और एक ठो बीटा, तो अल्फा बीटा 2 शून्यक निकलता है। और ये दोनों में संबंध क्या होता है, तो अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई ए, यानी ये बी दिख रहा है और ये तो बी बटा माइनस बी बटा ए के बराबर आता है अल्फा बीटा को जोड़ने से। और अल्फा बीटा जो 2 आए ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आता है सी और ये ए, सी बटा ए के बराबर। ठीक है, तो ये संबंध होता है। हमको यहाँ पे बोल दी ये इक्वेशन है, ये ऐसा नहीं है, देखिए ए और बी यहाँ है तो इसका हमको निकालना है शून्यक, बराबर है बोल दिया है और विपरीत है। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा देखिए, शून्यक चूँकि बोल दिया है बराबर तो माना शून्यक बराबर का मान लेंगे अल्फा, अगर एगो है तो एक ठो का हो जाएगा माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि बोला है शून्यक बराबर और विपरीत, यानी दोनों बराबर है, जैसे एक तो बीटा होता है इसमें तो ये अल्फा ही होगा, लेकिन विपरीत है यानी कि एगो प्लस में तो एगो माइनस में। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा में अल्फा, बीटा में भी तो यहाँ पे अल्फा ही है माइनस में, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, यानी ये कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की जगह देखिए अल्फा है और बीटा की जगह माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा लगाए, बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये तो फार्मूला होता है, लेकिन इसके अनुसार माइनस बी देखिए कितना है, बी ए है ना, तो ए हो जाएगा माइनस ए, बी की जगह में ए है ना, बी बीच में एक्स वाला हम रहता है, यहाँ बी की जगह ए है तो बी की जगह ए हो जाएगा बटा ए यहाँ वाला यानी एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ कुछ हो नहीं रहता है तो एक रहता है, तो एक लगा देना है। अब देखिए अल्फा में अल्फा माइनस करे तो 0 हो गया, बराबर इधर हो गया माइनस ए बाई 1, अभी 1 और माइनस इधर आके 0 न हो जाएगा, तो ए बराबर आ गया 0, तो ए बराबर 0 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए, डी होगा, डी है, हाँ डी ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन में एक ग्राफ बनाया हो और पी एक्स का शून्यक निकालना है। इसमें बस एक्स का लाइन में एक्स अक्ष में कई बार कट रहा है उसको गिनना है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, तो एक्स में कितना 1 2 बार कट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, है 2 आंसर। 8वां नंबर देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो बोला है इसमें क्वेश्चन में a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो ये कौन सा हल होगा समीकरण में, ये जो समीकरण है उसमें कौन सा हल होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हल है, देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन, ये तीसरा चैप्टर वाला क्वेश्चन है, इसके लिए एक टेबल बोले हैं याद करने के लिए, दोनों वीडियो में बता दिए थे, इसमें भी देख रहे हैं तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, तो इसका अद्वितीय हल होता है, ऑप्शन में है अद्वितीय हल, पहला ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 5, और एक इक्वेशन है 4x प्लस 6y बराबर
15। कितने हल होंगे, कितने हल होंगे ये पूछा है। तो बस a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके देखेंगे। कोई बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल यानी एगो हल। सब बराबर आया तो अपरिमित रूप से अनेक हल, और एगो बराबर और एगो नहीं तो उसमें क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं। पहला वाला a1 होता है, दूसरा a2। तो a1/a2 करेंगे तो 2/4 होगा बराबर, b1/b2 करेंगे 3/6 होगा, c1/c2 यानी 5/15। काट के देखिए बराबर आ रहा है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6, 5 का 5, 5 तिया 15। देखिए 1/2 बराबर आया, लेकिन तीसरा वाला 1/3 आ गया। मतलब एगो बराबर और एगो नहीं बराबर। तो जब ऐसा रहे एगो बराबर और एगो नहीं बराबर तो बोलते हैं क्या, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कोई हल नहीं कौन सा है, कोई हल नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक, चलिए हटाते हैं। 10 नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है और उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो असंगत अगर है तो असंगत में समांतर रेखा होगी। ठीक है, असंगत में क्या होगी, असंगत में रेखाएं समांतर होगी असंगत में। तो एक और यहाँ पे 3 गो चीज़ दिखा दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला में है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस स्थिति में समीकरण युग्म को अवरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, या अद्वितीय हल होता है, उसमें अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, और अगर रेखाएं समानांतर हो तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, समांतर हो यानी इसका कोई हल नहीं है, और इसको बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण कहते हैं। और तीसरा है रेखाएं अगर समपाती हो, इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना, और इसको बोलते हैं आश्रित या संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, समांतर रेखा। असंगत को क्या कहेंगे, तो असंगत में कितनी क्या रेखा होगी ये पूछा है 10वां नंबर में। असंगत युग्म है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा क्या होगी। तो असंगत है तो क्या होगी, समांतर, क्या होगी बाबू, समांतर रेखा। ठीक है, असंगत में समांतर रेखा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, समीकरण 5x कहाँ गया, -3y बराबर 8, 3x - 2y + 2y है बराबर 1। तो इसका हल है, इसका हल कौन है। तो हल करने का 3-4 विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो हमको वो सब विधि बहुत लंबा होता है, वो सब विधि से नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल वाला है, टिक लगाने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से कर दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे कि पूरा डिटेल वहाँ जाए, इसको हमको आंसर से मतलब है, तो ऑप्शन से काम चलाइएगा। ठीक है, ऑप्शन में है x में +1 y में -1, पहला ऑप्शन। तो x में +1 और y में -1 रख के देखिए, अगर 8 आ गया तो सही है, फिर इसमें रख के देखेंगे 1 आया तो सही है, और नहीं आया तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो x में 1 रखेंगे, यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये वाला क्या हो जाएगा 5x बोलते हैं, 5 हो जाएगा, 5 का 5, 1 रखेंगे x में तो 5 का 5, माइनस y में -1 है तो -1 और -3 गुना होगा है, तो कहा हुआ 3 का 3, लेकिन माइनस +3, 3 का 3 तो 1 लिख दिया +3, 5 3 8 आ गया। तो पहला तो सही है, पहला समीकरण सही हो गया। लेकिन अब इसको चेक करिए, 3x में 1 रखेंगे तो 3 का 3, ठीक। यहाँ -y में रखेंगे तो -1 और 2 का 2 होता है, और माइनस है तो -2, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो ये भी तो सही आ गया। मतलब कोनो बनाने की जरूरत नहीं, दूसरा तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन सही आ गया, पहला ऑप्शन सही लगा दीजिएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, तो जिसका कोई हल ना हो तो वही तो समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। कोई हल ना हो उसी को क्या बोलते हैं, अभी जो आया था समांतर रेखा आया था, समांतर रेखा कहते हैं। समांतर में ही कोई हल नहीं होता है, इसी को असंगत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है देखिए, जिसका कोई हल नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो समांतर कहते हैं। तो समांतर तो नहीं है, उसका रेखा समांतर होता है, समांतर नहीं है। और क्या ऑप्शन है, संगत असंगत है, तो इसी को असंगत कहते हैं, ठीक है। यह वाला क्वेश्चन में था जी असंगत रहेगा तो उसका रेखा कैसा होता है, समांतर है। और जिसका कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, मतलब उसका रेखा समांतर होगा, इसीलिए कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है तो उसी को असंगत कहते हैं, ठीक है। कोई हल ना हो तो उसको क्या कहते हैं, असंगत। 13 नंबर देखिए,
x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 1। इसका कौन हल है बोला है, तो इसमें भी ऑप्शन से काम करेंगे। पहला ऑप्शन में 2 2 है, तो 2 2 रख के देखिए, 2 और 2 रखेंगे जोड़ है, 2 और 2 4 होता है, यहाँ 7 है, तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में है 2 माइनस 1, तो 2 और 1 रखेंगे -1, तो 2 और यहाँ -1 वाई, तो 2 -1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 7 लाना है, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में है 4 3, 4 3 देखिए 4 और 3 जोड़ है, तो जोड़ 4 3 7 आ जाएगा, सही लग रहा है पहला। दूसरा में 4 में 3 माइनस से घटाओ, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है, बनाने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहु समीकरण है। द्विघात कौन है उसको छांटना है, ठीक है, जिसका घात 2 होगा उसी को द्विघात कहते हैं। तो देखिए इसको भी ज़्यादा पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही पता चल जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें तो ये a है यानी इसका स्क्वायर आएगा, तो सही है, स्क्वायर आ गया यानी द्विघात है। लेकिन इधर भी देखिएगा कि कहीं इधर भी तो स्क्वायर नहीं आ रहा है, और इधर भी आ गया स्क्वायर, तो ये कट जाएगा अगर प्लस प्लस दोनों तरफ आया तो, है ना, इधर जाकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो ये 2x हो जाएगा -3 दूनी 6, स्क्वायर नहीं आ रहा है, मतलब ये द्विघात है, कहे कि एगो द्विघात है। इधर और कुछ आएगा तो उसको हमको आंसर नहीं खोजना है, हमको क्या करना है, खाली द्विघात है कि नहीं, घात देखना है, तो घात 2 आया माने द्विघात है, ठीक है, तो द्विघात है लगा देना है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन में द्विघात कैसे नहीं होगा उसको देख लेते हैं एक बार। x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 2x, x स्क्वायर -1 है, तो यहाँ देखिए ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, जिसमें भी a में स्क्वायर यानी x में तो स्क्वायर आएगा। लेकिन इधर जब देख रहे हैं तो देखिए x यहाँ से तो गुना होगा ना, तो 2x और ये गुना होगा, तो 2x यहाँ स्क्वायर पहले से यहाँ a हो, तो 2x का क्यूब हो जाएगा, है, तो क्यूब आ गया, तो हाईएस्ट पावर तो 3 आ गया, यानी ये त्रिघात बहुपद है, द्विघात नहीं, ये त्रिघात आ गया। द्विघात मतलब जब बड़ा से बड़ा पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी नहीं, 2 से कम हुआ तो भी नहीं, ठीक, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो a स्क्वायर आएगा यानी x स्क्वायर, और इधर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर खत्म हो गया तो द्विघात कहाँ से रहेगा, ठीक है, तो इसलिए द्विघात कोई नहीं, पहला ऑप्शन होगा है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 का मूल 4 है, मूल दिया हुआ है 4, तो k का मान निकालना है, ठीक है, मूल पहले दे दिया है 4, तो k कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले d निकालते हैं, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर, b में देखिए k है, तो k स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a में 3, तो 4 × 12, 12 और c 12 और c कितना है 4, तो 12 चौके 48। उसके बाद ये तो k स्क्वायर है, तो जोड़ घटाव तो नहीं कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए यहीं पे। अब मूल निकालेंगे, मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, और मूल दिया हुआ है, ठीक है, तो -b की जगह में माइनस के लग जाएगा, प्लस माइनस √d, d में है k स्क्वायर माइनस 48, ठीक है, बटा नीचे 2a, a में है 3 बराबर मूल दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस माइनस इसको रहने दीजिए जैसा है वैसा, ये 3 दूनी 6 नीचे है भाग में, उधर जाके 6 8 चौके 24 हो जाएगा, 6 4 तरफ आएगा तो 6 का गुना हो जाएगा, तो 6 चौका हो गया 24, और ये के माइनस में है, के का है माइनस में, इधर जाकर हो जाएगा प्लस के, ठीक, इधर बच गया क्या प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 48। अब रूट को हटा देते हैं, तो रूट को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस बाहर रहेगा, के स्क्वायर माइनस 48, रूट को बराबर उधर से ले जाते हैं तो रूट का होता है स्क्वायर, तो इधर आगे हो जाएगा स्क्वायर। बड़ा डेंजर क्वेश्चन में बन रहा है, तो ये प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 48 रहने देते हैं, इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a में 24 है b में k प्लस b स्क्वायर है। अब देखिए ये हो गया प्लस माइनस
के स्क्वायर माइनस 48। तो एक ठो प्लस को अभी हटा दीजिए, माइनस को प्लस लेके बना लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस बने दोनों साइड है, तो एगो प्लस है एगो माइनस, तो प्लस वाला लेते हैं पहले। तो बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 576 प्लस 24 दूनी 48 के प्लस के स्क्वायर कट गया है। चलिए ये प्लस में इधर आएगा, माइनस 48 तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर है 48 के, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 8 8 6 14, 7 और 1 8, 4 12 6, इतना बराबर के रहने दीजिए, 48 गुना में भाग में आ जाएगा। के का मान निकल रहा है, देखिए है कितना से काटे, 12 से काट देते, 12 चौके 48, 12 25 60, हाँ 2 24 हो, 12 दूनी 24, फिर 4 से कटेगा, 4 का 4 4 दिया 12, तो -13 के बराबर क्या हो जाएगा, -13। तो देखिए आंसर में +13 दिया हुआ है, लेकिन +13 नहीं होगा बाबू, -13 होगा, क्योंकि हम -13 रख के बना के भी देख लिए, +13 रखें तो -4 मूल आ रहा था, ठीक है। तो प्लस नहीं होगा, -13 होगा तब सही आएगा, ठीक है। तो ये -13, अच्छा ऑप्शन में 13 है, प्लस में माइनस में आया है ना, लेकिन एगो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगाइएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं लगाना होगा इसमें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, वह द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया हुआ 2 और -2 मूल है, तो उसका द्विघात समीकरण कौन सा होगा जिसका मूल इतना है, वो बताना है, ठीक है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन, देखिए मूल जब दिया हो रहा है डायरेक्ट, तो एक सिंपल तरीका है कि इसमें x लगा दीजिए, दोनों में x, यहाँ कुछ हो नहीं तो प्लस, तो +2 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा x -2, गुना कर दीजिए, इसका मतलब गुना होता है ब्रैकेट बने तो गुना, x स्क्वायर, ये x फिर इससे गुना होगा तो -2x, फिर ये 2x से गुना होगा तो प्लस में +2x, और यही 2 इससे गुना होगा तो 2 दूनी 4, ये प्लस माइनस में कट गया तो x स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा इसका समीकरण, ठीक है। तो बराबर 0। 17 नंबर देखिए, द्विघात का समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति इसमें पूछा, मूल ने पूछा है, तो प्रकृति निकालने के लिए d खाली निकालना होगा, ठीक है। b स्क्वायर -4ac, d बराबर 0 आएगा तो कहेंगे 2 वास्तविक मूल, 2 बराबर मूल होगा, और बड़ा 0 से आया तो अलग अलग मूल होगा, है ना, माने असमान मूल होगा, और छोटा या 0 से यानी -1 से रहा है तो कहेंगे कोई मूल इसका नहीं होगा, ठीक। तो वही चीज़ देखेंगे, b स्क्वायर, b में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 -4ac, 4a में 4 c में 1, तो 4 चौके 16 1 16, और इधर भी 16, तो 16 -16 0 आया, तो 0 में क्या होता है, बराबर आंसर मूल आता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बराबर वाला कहाँ है, वास्तविक और बराबर लिखा है बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो बी नंबर टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, 2x स्क्वायर -4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर का होगा, मैंने वही d निकालना है, ठीक। d बराबर b स्क्वायर, b में देखिए 4 है स्क्वायर, 4 चौके 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए 16 खाली लिखेंगे, माइनस नहीं, -4ac, तो 4a में 2 है तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो d हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 -8, तो d -8 देख लीजिए है कि नहीं, d नंबर ऑप्शन है। और का दे दिया ax स्क्वायर -4x प्लस 1 बराबर 0, मूल समान मूल है तो a का मान निकालना है, a का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है, समान मूल है बराबर, तो मूल बराबर कब आता है, जब d बराबर 0 हो, तो बस d बराबर 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा a का। d का फॉर्मूला लगाइए, b स्क्वायर -4ac बराबर 0, तो b स्क्वायर, b में 4 का स्क्वायर 16 -4 a में a ही है तो a रहने देंगे, c में 1 है तो 1 का कोई मतलब ही नहीं, 4 का 4 होगा, है बराबर 0, 16 प्लस में है उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, और 4 चौके 16, तो a बराबर हो गया 4, a बराबर 4 आंसर, ठीक है। 20 नंबर में मूल निकालना है, तो उसको देखते हैं, मूल निकालना है, x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर 0, इसका मूल निकालिए बोला है,
तो मूल निकालने के लिए वही फार्मूला लगा देते हैं। पहले डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है 3 3 9 माइनस 4ac, 4a, ए माने 1 है, 4 का 4 दूनी 8, 1 आ गया डी। अब निकालेंगे मूल निकालने का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी मतलब माइनस में पहले से तो प्लस 3 हो जाएगा, फार्मूला वाला माइनस क्वेश्चन वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट डी है 1 बटा 2 ए में कुछ नहीं 1 है, तो हो गया 3 प्लस माइनस रूट का 1 का रूट हटाएंगे तो 1 होगा, और यहाँ 2 का 2, तो एक बार जोड़ेंगे 3 प्लस 1 बटा 2 और एक बार 3 माइनस 1 बटा 2, तो 3 और 1 4 बटा 2 और यहाँ 2 बटा 2, तो कटेगा 2 दूनी 4, 2 2 कट गया 1, तो 2 और 1 आंसर है। 1 और 2 डी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 21 नंबर AP। अच्छा, मूल वाला भी आप इतना लंबा जो कर रहे थे उसका भी शॉर्टकट तरीका है, बिना फार्मूला में लगा ले भी मूल निकाल सकते ऑप्शन से काम करके, ठीक है। तो अगला सेट में उसको भी बता देंगे। ऐसे पिछला सेट में शायद बताया था बिना फार्मूला का, बिना इतना बनाए डायरेक्ट कैसे मतलब ऑप्शन से आंसर आएगा, तो पिछला सेट सब में बताए हैं, और अगर नहीं तो एक बार फिर से बता देंगे अगला सेट में, ठीक है। अभी बेसिक वाला ही समझिए इसमें, काहे कि वो ख़त्म हो गया, ये पहुंच गए 5वां चैप्टर। प्रथम पद ए और डी निकालना है, तो प्रथम पद ए, पहला पद ए होता है तो ए बराबर 3 बटा 2 हो गया, डी बराबर होता है A2 माइनस A1, माने दूसरा को पहले से घटाना है, तो दूसरा है 1/2 माइनस 3/2, घटाइए इसको तो 2 कॉमन है तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 2 बटा 2 कट जाएगा, तो माइनस 1 आंसर है। तो ए हो जाएगा 3 बटा 2 और माइनस 1, तो 3 बटा 2 माइनस 1 सी नंबर में है, ठीक है, सी लगाइएगा, ठीक। तीसरा 22 नंबर क्वेश्चन है 10 7 4 ... 30वां पद निकालना है, 30वां पद, 30 नंबरवां पद, ठीक है, मैंने कहा ए 30वां निकालना है। फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ए है 10 प्लस n है 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी मतलब दूसरा को पहले से घटाएंगे तो डी निकलेगा, तो डी निकालिए 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, तो डी में लिखेंगे -3, तो हो गया 10 माइनस 30 में घटाएंगे 29 माइनस 3, 29 को 3 से गुना करिए, अच्छा 10 प्लस है ये 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 27, 3 दूनी 6 7 8, 10 घटाएंगे इसमें तो 77 माइनस 77 है, बी नंबर में है। देखिए 40 क्वेश्चन पूरा सेट का सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसलिए फास्ट थोड़ा होगा, चैप्टर वाइज जब बताएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब वहाँ से डिटेल समझते रहिए, काहे कि अभी तो हम रिवीजन करा रहे हैं, चैप्टर आप पढ़ लिए होंगे, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सोच के पढ़ा रहे हैं, वही टारगेट से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी होगी फास्ट तेज़ी से। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा, तो एक एक क्वेश्चन एक चैप्टर में 1 घंटा बीतेगा, हमको 1 घंटा में 40 क्वेश्चन करना है, माने कंप्लीट चैप्टर जितना पढ़ना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बता रहे हैं, चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल उसको समझेंगे। 5 7 9 11 ... तो कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, माने एन निकालना है, क्वेश्चन को समझना होगा है ना, कि क्या पूछ रहा है, एन निकालना है कि एन निकालना है कि एस एन निकालना है, इसमें कौन सा पद बोला है, पद कौन सा पद 47 होगा, यानी कौन सा नंबर में एन निकालना है, कौन सा नंबर में 27 आएगा, जैसे ऐसा है ना 11 हुआ, फिर कितना होगा 5 7 9 11, तो और 13 होगा 15 होगा, इस तरह से करते करते 27 कहाँ पर आएगा, कै नंबर में 27 आएगा वो पूछा है, ठीक है। तो एन निकालना है, तो एन निकालने का वही ए एन से निकलेगा है, और ए एन में किसको लिखेंगे, ये 27 दिया हुआ है ना, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन माने ये 27 रखेंगे, यानी 27 कौन सा नंबर में आएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो एन 27 का निकालना है, इसलिए 27 निकाल रखेंगे यहाँ पे, क्या कि 27 को निकालना है कै नंबर में आता है, तो एन 27 हो जाएगा बराबर ए है 5 प्लस n निकालना है, तो छोड़िए n को, डी घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे 2, तो देखिए प्लस में 5 है, इधर कर दीजिए, काहे कि हमको n निकालना है तो सबको हटाना पड़ेगा है, खाली करना होगा उधर, तो +5 है, इधर आकर हो गया -5, इधर बच गया n - 1 इंटू 2, 27 में 5 घटाएंगे तो हमको लगता है 22 बचना चाहिए,
हाँ 2 गुना में है, भाग में आ जाएगा, n-1 रह जाएगा, ये कट जाएगा, 1 1 11 माइनस में है, प्लस में आ जाएगा, n हो गया खत्म कहानी, 11 और 12, तो n बराबर 12। ठीक, तो 12वां नंबर में 27 आएगा। ठीक, 24 नंबर में 8 3 -2 खाली स्थान, प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का क्या बोला है, योग। पदों यानी n बराबर दिया हो 22 को 1 2 3 4 5 इस तरह से करके 22 को पद का हमको क्या निकालना है, योग रहे तो क्या करेंगे, SN लगा देना है। ठीक है, और SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो n है 22, तो 22/2 2a में 8 है, तो 8 दूनी 16 है, डायरेक्ट गुना कर दे रहे, प्लस n-1, तो n 22 है, -1 करेंगे तो 21, फिर यहाँ d घटाएंगे दूसरा को पहला से, 3 को 8 से, तो 3 को 8 से घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, 8 का 3 घटाएंगे 5, और उल्टा घटा रहे इसलिए -5। ठीक, अब ये कट रहा है 11 से, 11 हो गया, 16 बच गया यहाँ है, और प्लस माइनस 21 बचे 105। ठीक, 11 घटाओ 105 में 16, यहाँ 16 घटाइए, 6 9 15, यहाँ बच गया 9 में 1 घटाएंगे 8, 89 11 हो, यहाँ कहते 11 9 99 11 88 89 88 89 90 7 97 979 है कि नहीं ऑप्शन, 979 है, लेकिन माइनस में है। अच्छा माइनस में है, बड़ा में है, बड़ा माइनस है नहीं तो माइनस लगेगा, फिर प्लस माइनस में आएगा। ठीक, छठा चैप्टर पहुंच गए। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, समान भुजा वाले माने बराबर भुजा अगर है सबका, बराबर भुजा, समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज माने कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज समान भुजा का है, यानी 3 को भुजा 3 को भुजा 4 को भुजा 4 को भुजा वाला, इस तरह से एक भुजा वाला है तो वो समरूप होता है अगर उसका संगत भुजा समानुपाती है तो, है ना, तो समानुपाती इसका आंसर होगा, और ये सबको याद रखिएगा। 25 नंबर आकृति में दिया हुआ, देखिए एगो त्रिभुज वाला ये वाला क्वेश्चन हुआ, अनुपात में निकालना है, ABCDE वैल्यू दिया हुआ, देखिए AD 1 है, AD 1, BD 1.5, BD 1.5, AE 2, AE 2, तो EC निकाल, अच्छा EC भी दिया ले 4, EC 4, तो बोला कौन सा कथन सही है, सब कुछ दिया हुआ चारों, तो कौन सा कथन सही है, बोला है DE पहला ऑप्शन है, DE पैरेलल है BC का, या DE बराबर है BC का, या DE लंब है BC का, या कोई नहीं ले। तो देखिए कैसे जानेंगे कि पैरेलल है, पैरेलल हो सकता है, लंब तो नहीं है ना, 90 डिग्री में BC जो है DE का 90 डिग्री कैसे रहेगा, 90 डिग्री तो ऐसा होता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये दोनों, ये DE है, DE वाला ये लाइन, और ये BC वाला है, दिख रहा, एक तो ऐसे ही जाएगा, ये भी उसको उल्टा चढ़ा दिए ऐसा, है ना, इसी की जैसा है, तो ये DE वाला लाइन और ये BC वाला लाइन, तो ये तो 90 डिग्री नहीं है ना, है तो ये एकदम गलत है, इसको काट दीजिए। अब दो और ऑप्शन है कि बराबर है कि समांतर, ये दोनों में से कोई कन्फ्यूजन है तो समांतर चेक करेंगे। समांतर का क्या नियम है कि अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो ये वाला का ये बटा करेंगे और ये इसका बटा, यानी दोनों का अनुपात बराबर रहेगा। देखते हैं अगर अनुपात बराबर आ गया तो कह देंगे समांतर है। ठीक, तो 1/1.5 करेंगे बराबर 2/4, बराबर आना चाहिए। दो का दो, दो दूनी 4, 1/2 आया, यहाँ से 10 हटेगा, तो ये तो बराबर नहीं आया, बराबर आ गया नहीं आया, मैंने पैरेलल भी नहीं है।
बराबर आता 1/5 बराबर आता तो कहते पैरेलल है, लेकिन 2/3 आ गया हो, यहाँ 1/2 आ गया, बराबर नहीं, तो ये भी नहीं है। अब एक ऑप्शन है बी बराबर बी सी, तो बी ई जो है बी सी के बराबर है, बी ई अच्छा डी ना होगा, हाँ डी ई जो है बी सी के बराबर है। तो ये बराबर है कि नहीं उसका कोई प्रमाण यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है जिससे कि हम प्रूफ कर सके कि ये दोनों बराबर हैं। तो कोई उपाय इसमें नहीं है जिससे हम प्रूफ कर पाएँ कि ये दोनों बराबर है। मतलब ये भी नहीं कह सकते हैं कि बराबर है, मतलब का ऑप्शन होगा लास्ट ऑप्शन बच गया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा देना। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का होता है, तो समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आपस में समानुपाती होते हैं। ये एक और क्वेश्चन था पहला में, मानी ये छठा चैप्टर का पहला 25 नंबर में, तो समानुपाती होता है, 27 नंबर ऑप्शन होगा। ABC और PQR में कौन सा कथन सही है? अब ये ABC PQR इसको देखिए 28 नंबर। एगो त्रिभुज ऐसा छोटा सा है ना, टेढ़ा का इस तरह का, और एक तनी बड़ है ना इस तरह, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। AB है 3.8 और ये है 80 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री, ये 6 है, ये 3√3 है, ये 6√3 है, और ये 12 है, ये 7.6 है। हाँ ऑप्शन में समरूप का दिया हुआ साइन है ना, तो कौन समरूप है? ABC इधर से समरूप है PQR के या RPQ के या RQB के, इस तरह से वो बताना है? तो कैसे देखेंगे? देखिए इसमें भुजा दिया हुआ है, इसमें भुजा दिया हुआ, तीनों भुजा इसमें भी है ना, और इसमें कोण में देखिए 2 एंगल दिया हुआ है और बाकी इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है। तो एंगल 2 ही को दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, तो तीसरा तो निकल सकता है, लेकिन इसमें एको को एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल दिया हुआ नहीं है, तो एंगल से तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि समरूप है कि नहीं। भुजा से पता कर सकते हैं, कहा कि इसमें तीनों भुजा है, इसमें भी तीनों भुजा दिया हुआ है। तो भुजा का क्या गुण है? क्या गुण है बाबू? इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन संगत भुजा है? देखिए अगर हम इसको मानते हैं, ये इसका संगत अगर हम मान लेते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बट्टा में करेंगे तो बराबर होना चाहिए। तो इसका देखिए कौन होगा? 3.8 का कौन होगा? 8 दूनी 16, ये होगा। देखिए कहा कि दोनों देखिए अनुपात बराबर कैसे होगा? देखिए 3.8 जो है उसको 7/6 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये पॉइंट और पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट कट जाता है, पॉइंट कट जाएगा, और 38 दूनी 76 डायरेक्ट हो जाएगा। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 38 दूनी 76, ये पॉइंट हट गया, तो 1/2 आया, तो ये पूरी कट गया। हाँ अब ऐसे ही देखिए जिसमें 1/2 आया है, तो ये तो इसका हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12 आएगा, इसमें 6 दूनी 12 यानी 6 ऊपर रखेंगे 12 नीचे, तो ये भी कटेगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 इसमें भी आया। तो देखिए अनुपात बराबर आ रहा है, 2 को बराबर आया, 1 ठोर बराबर आया, काम हो जाएगा। तो ये देखिए इसके बराबर दिखे रहा है 3√3 बटा 6√3, तो √3 कटेगा, 3 का 3 दूनी, तो 1/2 इसमें भी आ गया। तो सभी का अनुपात का आ गया बराबर, तो सबका अनुपात बराबर आ गया तो समरूप है। लेकिन किसके अनुपात बराबर आया उसको अब देखना होगा ध्यान से। ये 38 वाला 3.8 वाला का नाम AB है, तो AB का अनुपात आया किसका? 76 वाला। देखिए ये QR, तो यहाँ लिखेंगे QR बराबर 6 किसको लिखे? तो BC वाला आया किसके बराबर? ये वाला PQ के बराबर, तो PQ हो गया बराबर। ये वाला AC आया किसके बराबर? ये वाला PR के बराबर, PR का अनुपात के बराबर। ठीक, अब ये भी निकल गया। अब त्रिभुज देखिए लिखेंगे, यहाँ से लिखिए ABC, इसको CA कर देते हैं, CA, तो ये भी हो जाएगा, लास्ट से लिखाएगा था RP। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC, पहला लेंगे ABC, ये समरूप होगा, पहला लिए तो यहाँ का भी पहला लीजिए QPR। ऑप्शन देखिए कौन सा है? QPR पहला ही ऑप्शन है,
समझ में आ रहा है ना कैसे किए? पहले अनुपात बराबर आया, अनुपात बराबर आया तो जैसा जैसा अनुपात आया उसको लिखिए, ए बी बटा क्यू आर किए तब बी सी बटा पी आर किए ये वाला, और ये वाला सी ए बटा आर पी किए तब बराबर आया। अब इसका नाम लिखने हैं तो ए बी सी एक लाइन से लिखे, तो यहाँ क्यू पी आर है तो क्यू पी आर आंसर, ये दोनों समरूप है। ठीक है, यानी इधर से ए बी सी, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे ये कहाँ गया, यहाँ से मान चलिए 38 से 6 की तरफ, देखिए ये वाला से 12 तब रूट वाला, तो यहाँ भी तीसरा में रूट वाला। ठीक, 29 नंबर 11 क्वेश्चन ऑफ जो है, ए बी सी समरूप है डी ई एफ, ए बी सी समरूप डी ई एफ समरूप है, तो बताना है इनके क्षेत्रफल 64 है, क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 64 और 121, 64 और 121 का है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इतना इतना दोनों दिया हुआ है। तो और दिया हुआ है ई एफ बराबर 15.4, तो बी सी निकालना है। ठीक है, देखिए एक नियम याद रखिएगा, जब भी दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है दो संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। ठीक है, मतलब दो लिख दे रहे, दो समरूप त्रिभुज का के क्षेत्रफल का अनुपात ये बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का। ठीक है, क्या होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल 64 है वो 180, तो क्षेत्रफल का अनुपात लिख दिया, अनुपात माने बटा डिवाइड बराबर संगत भुजा, संगत भुजा ये एक तो मान चलिए ये है, तो इसका वर्ग, संगत भुजा का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर बटा संगत भुजा इसका BC होगा, तो BC का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ताकि ये EF दिया हुआ है, ये BC का क्षेत्रफल है और ये DEF का क्षेत्रफल। तो अगर हम यहाँ पे ABC वाला ऊपर लिखें तो ABC वाला तो यहाँ भी ना ऊपर लिखेंगे, यानी BC ऊपर लिखाएगा, पहले ये वाला दे बाद में वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें, इसलिए ऐसा कर दिया, तनी घुमा दिया है ना। ABC देखिए ना, ABC वाला ऊपर लिखे बटा DF वाला, तो यहाँ भी तो ABC वाला भुजा ऊपर लिखेंगे और DF वाला नीचे, तो DF वाला 54 है, BC वाला BC दिया हुआ है। ठीक, अब काट कूट करेंगे, स्क्वायर है टोटली में, दोनों में स्क्वायर है, यानी टोटल में स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे हैं, तो क्या हो जाएगा रूट, तो लगा देते हैं 121 का रूट बराबर इधर बन जाएगा BC बटा 15.4, ये रूट हटाएंगे 8 64 और 11 ही 121, रूट हट गया है, भाग में है 15.4, इधर आके गुना हो गया, BC निकल गया है। कैसा, तो 11 का 11, 4 यहाँ 44, तो पॉइंट लगा है, पॉइंट 11 चौक 44, 18 चौक कितना, 8 चौके 32, 8 का 8 9 10 11, एक अंक बाद पॉइंट 11.2 BC हो गया, 11.2 पहला ऑप्शन देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, तो समबाहु त्रिभुज है बाबू, समबाहु माने तीनों भुजा बराबर, यानी ये 20, तो ये भी 20, तो ये भी 20, तो इसका शीर्ष लंब, इसको शीर्ष लंब कहते हैं, ये कितना होगा, ये पूछा है, कैसे निकलेगा, तो देख 20 तीनों 20 है, और शीर्ष लंब ने बीचवा में रहता है, बीचवा में, तो इन्हें 10 चल जाएगा, इन्हें 10, 20 टोटल है, तो आधा इधर आधा उधर है, तो 10 ये 10, तो ये 10, ये त्रिभुज यहाँ से देखिए ये वाला खाली, ये वाला, तो इसमें देखिए कौन सा, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री है तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फार्मूला जानते हैं, क्या बताए हैं, बड़का वाला निकालना है तो दिए छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट अंडर करके, छोटका निकालना है तो बड़का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, तो हमको छोटका निकालना है, ये वाला, ये लंब है ना निकालना है लंब, तो लंब निकालना है तो लंब बराबर का आ जाएगा बड़का का स्क्वायर रूट अंडर बड़का का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला था पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वही वाला कर्ण यानी बड़का हो गया, लंब का वाला सबसे बड़ा वाला और 2 छोटका वाला, तो वही लिख दें। ठीक,
तो 20 का स्क्वायर 2 दूनी 400 माइनस 10 का स्क्वायर 10 नहीं 100, 400 में 100 घटेगा 300 हो जाएगा। 300 का तो रूट ही नहीं टूटेगा, तो रूठे में आंसर रह जाएगा का। रूट में 300 तो नहीं है, तो इसका थोड़ा सा बहुत तोड़ते हैं जितना टूटेगा। कैसे तोड़ेंगे? 2 15 यहाँ 30 2 0 0 2 7 14 2 बचे 10 5 से 5 1 5 2 गया 5 5 25 5 दिया 15। तो जो 2 बार आएगा वो रूट से बाहर, 2 बार 2 आया 5 आया 2 बार, तो रूट से बाहर यानी 5 दूनी 10 बाहर। 3 एकले है बेचारा, तो रूट में रहता है, तो 3 रूट 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 31 नंबर ABC में AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो एंगल B पूछा है। जब भी 3 को भुजा देवल रहा यार, एक ठो एंगल पूछ दे, मतलब समझ जाना है कि पाइथागोरस होगा, समकोण त्रिभुज होगा, मतलब समकोण होगा तो 90 डिग्री आंसर। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कि सही में समकोण है कि नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो समकोण के लिए वही क्या करेंगे, बड़का का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है दियो छोटका के स्क्वायर के जोड़ का, यानी कर्ण स्क्वायर जो है बराबर होता है लंब स्क्वायर बोले आधार स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़का, तो सबसे बड़का वाला को इधर लिखेंगे, वो देखिए सबसे बड़ा कौन है 13, तो 13 का स्क्वायर इधर बराबर ये होता है दोनों छोटका यानी वो 12 है और वो 5, इसके जोड़ के बराबर, इसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर, तो जोड़ स्क्वायर लगा के जोड़ दिए। 13 का स्क्वायर होता है 13 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो जोड़िए देखिए 169 आ गया, आया बराबर आया, माने ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या, ये कर्ण इधर लिए 13, तो AC क्या है कर्ण है, तो AC को अगर तिरछा वाला लाइन कर्ण बना दे तो बाकी एक ठो बचा ही B रहेगा, तो एंगल B ही ना पूछा है, तो B तो 90 डिग्री ना। तो जब भी ऐसा रहे तो 90 डिग्री में मार दीजिएगा, है 3 को भुजा देके अगर एंगल पूछ दिया था। अगला क्वेश्चन, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसको क्या कहते हैं? 2 बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया, ले 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं क्या? नहीं, स्पर्श रेखा तो बार बार ऐसे छू के जा रहा है ऐसे, तो उसको स्पर्श, इसको कहते हैं छेदक रेखा। B ऑप्शन सही है, छेदक, ठीक है, B ऑप्शन। 33 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? अरे बाप रे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए ये वृत्त त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या बोला है 2 समांतर स्पर्श रेखा बोल दिया, तो ये स्पर्श रेखा है और इसका समांतर जस्ट इसका ऊपर होगा, तो इसका दूरी क्या है, तो दूरी ये, तो दूरी में क्या आ रहा है, वो त्रिज्या इधर 10, ये भी तो त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या 10, तो टोटल कितना हो गया 10 10 20, माने ये डायमीटर हो गया, डायमीटर माने व्यास, तो व्यास 20 हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल सा है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PA PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण बनाता है, तो POB क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा देखना बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोला, देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त में O केंद्र है, ये केंद्र O है, इसमें बोला P से PA और PB, माने कहीं पे P होगा, इससे PA PB, ये P है मान चलिए, तो वो A आया PA और ये PB, ये वृत्त बढ़िया से गोल करिएगा, स्पर्श रेखा है ये, है ना। हाँ, तो क्या बोला PA PB है, स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये दोनों 80 डिग्री में झुका हुआ, माने ये वाला कितना है 80 डिग्री, ये दोनों रेखा 80 में झुका हुआ है, तो हमको निकालना है PAO का निकालना है POA, ये बाप रे बाप, तो बड़ा डेंजर निकालने बोल दिया, POA माने ये निकालना है, POA यानी ये वाला निकालना है, बाप रे। चलिए कोनो बोला है निकल जाएगा। हाँ, कैसे निकलेगा, तो स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा ये है, और ये त्रिज्या का डिग्री हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 है। हाँ, अरे बीचवा से ना काट दिया इसको, बीच में बीच काट दिया तो ये 80 है, तो इन्हें 40 होगा, इन्हें 40, तो एगो 40 एगो 90, तो तीसरा कितना है? तो त्रिभुज बन रहा है, ये निकालना है ना। त्रिभुज बन रहा है, एगो 90 एगो 40, तो तीसरा कत ही होगा। तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज में? 180 होगा। तो 90 और 40 हो गया कितना? 9 4 13 130, तो 40 50 50 डिग्री होगा, सिंपल सा। 130 और 50 80 होता है, तो बनाने का तो जरूरत है ना पड़ा। 50 डिग्री है कि नहीं आंसर? वहाँ पहला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, हमको लगा था थोड़ा लंबा होगा, तो एक बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। पैंतीस नंबर, किसी रीत में दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो स्पर्श रेखा तो अनंत, ये है वृत्त, और ये जन्य तन्य पूरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन अनंत नहीं होगा। देखिए, एक बिंदु से बोला है, किसी दिए गए किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक बिंदु किसी वृत्त पर दिया हुई है, तो इससे कितना स्पर्श रेखा? तो एक को ना इससे खींच सकते हैं, तो इसका एक आंसर होगा, ठीक है। खाली वृत्त से पूछता, वृत्त में किससे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत होता है। इसमें एक बिंदु से बोला है, तो एक बिंदु से एक खींचाएगा। 36 नंबर में है 90 डिग्री का केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखिए, थीटा बोला 90 डिग्री, बाकी कोनों नहीं वाले, तो पाई तो रहेगा, r स्क्वायर रहेगा, थीटा में 90 डिग्री। थीटा क्यों लिख देते हैं? थीटा ऐसा रहता है 30 लिखे 360 रहे बाबू, 360 पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो थीटा में 90 है, तो 90 लगा दिए, 0 कटेगा, 9 चौकी 36, तो कहा गया 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई r स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, पाई r स्क्वायर बटा 4 लिखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी 7 r है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा, त्रिज्या 7 है, तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? व्यास ना होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास ना होगा, बीचवा वाला। तो व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या 7, 3 7, तो 7 7 14, व्यास हो जाएगा 14, यानी डी निकालना था, 14 हो जाएगा, दोगुना इसका। 38 नंबर में है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को उस चाप की लंबाई याद कीजिए जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और थीटा यानी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटा 300, 2 पाई r थीटा बटा 360 होता है, 2 पाई r थीटा बटा 360। तो 2 पाई का मान 22/7, r 14 है, थीटा 90 बटा 360। ये 0 0 कटा, 9 चौकी 36 कट गया, और 7 दूनी 14 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 1 2, तो जमे बच गया 22, ये वाला 22, ठीक। तो 22 ऑप्शन सी नंबर में है। 39 नंबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी r है, जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण माने थीटा दिया हुआ 90 डिग्री। तो बोला दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बोला? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर पाई का मान थीटा है, इधर पाई का मान लेना है 3.14। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड किसको कहेंगे समझ लीजिए। ये ऐसा है, त्रिज्या यहाँ से 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री जहाँ पे भी होगा, ये मान चलिए 90 डिग्री। तो ये लघु छोटका वाला हो गया त्रिज्या खंड, और इधर वाला जो है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा? इधर का तो एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ रहेगा तो निकल जाएगा। तो एंगल निकाल सकते हैं इसको, 360 होता है टोटल, ये 90 दिया हुआ है यहाँ तक का। तो 90 360 है टोटल होता है, और यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो बाकी कितना होगा? तो 90 घटा के देख लीजिए, इसमें 90 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 7,
ये 270, तो ये बकिया जो है 270 डिग्री होगा। तो उधर को डायरेक्ट निकाल सकते 270 डिग्री लेकर के, ठीक है। या क्या करेंगे, एक उपाय, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका, और घटा देंगे तो बाकी का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये 270 लेकर के पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है फॉर्मूला त्रिज्या खंड का। तो पाई का मान लेना है 3.14, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा है 270 बटा 360। ये कट रहा है 0 0, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, और कटेगा 3 3 9, 3 4 12, और कटेगा 2 2 4, 2 1 2 पॉइंट, 1 गया 2 5 10, 1 गया 2 7 14, और इसी को काट देते हैं 2 0 0, 2 7 14, 2 8 16, 1 गया 2 5 10, तो आ गया 0.785 गुना 10 गुना 10 गुना 3। ये 10 को 2 से कटता, लेकिन इसलिए नहीं काटे का कि 10 को गुना करने में आसान होता है, काट देते तो और दिक्कत हो जाता है ना। करिए गुना, पहले 3 से गुना कर लेते हैं, 3 5 15, 3 8 24 25, 3 7 21 22 23, पॉइंट 1 2 3 के बाद, तो 3 के बाद पॉइंट, और इधर है 10 गुना 10, 10 देंगे 100। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट का 2 अंक इधर हो जाएगा, 2 3 5.5, ये आसान ही है जीरो वाला से गुना करने में, 235.5 पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा वर्गाकार घास के मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। एक वर्गाकार ऐसा घास का मैदान है, कोना में बांधल है 7 सेंटीमीटर रस्सी से, तो चरेगा इतने भागना है, यह क्वेश्चन है। एक घोड़ा के एक वर्गाकार मैदान में 7 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये वर्गाकार मैदान है, इसका कोना में खुटल है, कौन खुटल है, घोड़ा 7 सेंटीमीटर रस्सी है, तो यहाँ से जाके चरेगा यहाँ तक, यहाँ फिर इधर आएगा यहाँ तक, इधर है ना, इतना जगह हुआ है, इधर ना, तो इतना ही से चरेगा ये वाला भाग। अब इसका क्षेत्रफल ठीक है, देखिए तो वृत्त का चौथा भाग जैसा नहीं दिख रहा है, वृत्त है इसे, इसको 4 भाग में तोड़ते हैं तो ऐसे ही ना निकलता है इसे, तो वृत्त का चौथा भाग जैसा दिख रहा है। तो वृत्त का चौथा भाग का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं वृत्त का चतुर्थांश उसका, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये 7 है, तो 7 गुना 7, 7 7 कट गया, 2 2 2 4, 2 1 2 1, 11 7 हो गया 77, और नीचे 2 काट दीजिए, भाग दीजिए, 2 3 6, 1 गया 16 17 हुआ, 2 8 16 17, 1 बच गया, 2 5 10 हो जाएगा। तो 38.5 हो गया आंसर, बी नंबर ऑप्शन है। 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया को घोड़ा जो है घास चर सकता है, ठीक। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।